अनि बेटा आज की क्लास में पहले हमने प्रोबेबिलिटी का रिवीजन पैकेज जैसे करना है ना। यस सर। तो पैकेज निकाल लीजिए और बताइए डाउट्स क्या है इसमें। हाँ जी, फर्स्ट 5 में सर फिफ्थ क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the events A, B, C. Event A can take place due to the occurrence of any of the events. Events A, B, C are mutually equally probable, mutually exclusive, and exhaustive. Probability of the occurrence of event A is pi by 15. E by A दिया है, E by B दिया है जी। ओके, सबसे पहली बात इसमें ये है कि probability of A, probability of B and probability of C ये तीनों बराबर है, तो इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/3 की। रीजन बी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास ये है ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसमें आपको बोला है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की वजह से ये सब जीरो हो जाएंगे। ठीक, साथ में आपको बोला गया है कि ये एग्जॉस्टिव भी है, तो अगर ये एग्जॉस्टिव है तो मतलब इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर? 1 के बराबर। और साथ में बोला गया है तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, इक्वली प्रोबेबल, तो मतलब ये 3 टाइम्स पी ऑफ ए हो जाएगा, तो वहां से पी ऑफ ए की वैल्यू 1/3 आ गई, तो बाकी सब भी 1/3 आ गई। इतना क्लियर? तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय सी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा। हाँ जी सर। कितना समझ में आया सबको? तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये सब भी पता है, सिर्फ ई बाई सी निकालना है। क्लियर? हाँ जी, फर्स्ट 5 में और कोई डाउट? टेंथ तक? सिक्स्थ। सेवंथ। Okay. There are n persons sitting in a row. Two of them are selected random. Probably two the selected are not together. देखिए, m पर्सन्स में से किसी दो क्या सिलेक्शन के टोटल केसेस कितने होंगे? MC2। और फेवरेबल केसेस क्या होंगे? फेवरेबल केसेस होगा कि अगर मैं चलो इसका नेगेशन की बात कर लूं पहले, अगर है ना टोटल में से नेगेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो MC2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? कि जब वो दोनों जो सिलेक्टेड पर्सन्स हैं वो दोनों एडजेसेंट हैं, तो एडजेसेंट के कितने तरीके होंगे?
अगर यहाँ पे m पोजीशंस हैं और दो आपने सिलेक्टेड पर्संस आपने मतलब दो एडजेसेंट पर्संस आपने सिलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके होंगे? देखिए, या तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाला एडजेसेंट वाला पर्संस को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर सेकंड थर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, या थर्ड फोर्थ के पर्संस को सिलेक्ट कर लीजिए, या फोर्थ फिफ्थ के सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना? तो टोटल अगर m सीट्स हैं तो m-1 वेज होंगे कि जो दोनों सिलेक्टेड पर्सन है वो एडजेसेंट हो जाए। m-1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। सर एक मैंने ना ऐसे सोचा था कि साइड वाले दो, मतलब मैंने नेगेशन से नहीं करा था कि साइड वाले दो जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होंगे उनके लिए m-3 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि वो अपने बिल्कुल साइड वाले को छोड़ देंगे, और जो मिडिल वाले होंगे उनके लिए साइड वालों के लिए m-3 ऑप्शंस और मिडिल वाले के लिए m-2 ऑप्शंस। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि साइड वालों के लिए आप m-3 कैसे कह रहे हो? साइड का जैसे मतलब क्या हुआ कि आप एक पर्सन एक्सट्रीम वाला सिलेक्ट कर रहे हैं और बाकी ऐसा? हाँ जी, एक्सट्रीम वाला, और उसके साथ मतलब उसके साथ वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चलेंगे, तो बाकी तो सारे फिर वो तो उसके m-2 नहीं हो जाएगा? m-2 रह जाएगा। मिडिल वाले के लिए m-3, तो इन दोनों में और वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें कुछ केसेस कॉमन भी आ जाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है, यस सर यस सर, वो बात समझ में आ रही है ना? कुछ केसेस कॉमन आ जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हो कि पहले मैंने इस पोजीशन को फिक्स कर दिया कि इस पे मुझे एक पर्सन को है ना डेफिनेटली जो फर्स्ट पोजीशन वाला वो सिलेक्ट करना है, तो बाकी इसके लिए मेरे पास m-2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है? तो मान लीजिए है ना, इसमें फर्स्ट पोजीशन वाला और फोर्थ पोजीशन वाला पर्सन मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब यही दो पर्सन्स आपके तब भी सिलेक्ट होंगे जब मैं ये बोलूंगा कि भी मैंने फोर्थ पोजीशन वाला पर्सन सिलेक्ट कर लिया है, अब उसके रिस्पेक्ट में मैं m-3 केसेस बना रहा हूँ, तो उसमें ये 1 वाला केस दोबारा से काउंट हो जाएगा। यस सर। सर मैं इसमें गैप मेथड सोच रहा था, इसमें लग सकता है गैप मेथड में से? गैप मेथड सिलेक्शन करना है, गैप मेथड तो थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। आपने बेटा वो जो अवेलेबिलिटी है ना उसी में से सिलेक्शन करना है, आपने कोई फीलिंग नहीं करनी है ना। यस सर। गैप मेथड तो लग नहीं रहा कि भी किसी भी वे से बन सकता है। ये बेस्ट तरीका है नेगेशन स्टार्ट करके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। When boys are randomly divided into two subgroups containing n boys, and the probability that the two tallest boys are in different groups. कि टोटल 2n स्टूडेंट्स हैं, इन 2n स्टूडेंट में से मान लेते हैं कि ए और बी ये दोनों टॉलेस्ट स्टूडेंट हैं, ठीक है? अब हमारी देखिए, अब अगर टोटल केसेस की बात करें तो टोटल केसेस तो क्या होगा कि हमने इन 2n स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट देना है, ठीक है ना? तो सीधा सीधा ये बोलते हैं कि भाई 2n में से n स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करके मैं G1 ग्रुप में डाल देता हूँ। एक G1 ग्रुप बना लिया, एक G2 ग्रुप बना लिया, तो 2n में से n स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करके मैंने G1 ग्रुप में डाल दिया, तो ये 2n CN हो गया, ठीक है? तो बाकी बचे हुए जो जो स्टूडेंट्स होंगे वो सीधा सीधा G2 ग्रुप में चले जाएंगे। अब फेवरेबल क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द टू टॉलेस्ट बॉयज आर इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब इन दो को छोड़ के जो बाकी 2n-2 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, तो मुझे क्या करना है?
मुझे उन 2n-2 में से कोई भी n-1 स्टूडेंट सिलेक्ट करके जीवन ग्रुप में डाल देंगे। 2n-2 में से n-1 स्टूडेंट सिलेक्ट करके मुझे जीवन ग्रुप में डाल देने हैं, और बाकी जो बचे हुए जो दोनों टॉलेस्ट स्टूडेंट हैं उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करके जीवन ग्रुप में डालना। तो इस तरीके से जीवन ग्रुप की फॉर्मिंग हो सकती है। तो टोटल हो गई 2nCn, फेवरेबल होगी 2n-1 Cn-1 इंटू 2C1। तो जो बाकी बचे हुए लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली G2 में जा ही चुके होंगे। तो G2 के लिए हमारे पास फॉर्म करने की कोई अलग से वे नहीं रहेंगे, तो जो G1 के वेज है उसी से ऑटोमेटिकली G2 बन जा रहा होगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर? यस सर। हाँ जी, 10 तक और कोई डाउट? 15 तक? सर 12th क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट का मतलब समझा दो। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो, देखिए 3 नंबर्स आपने सिलेक्ट करने हैं, तो अगर पहला नंबर आपने मान लीजिए 2 सिलेक्ट कर लिया, तो मतलब जब आप दूसरा नंबर सिलेक्ट करने की बारी आएगी तो फिर से 2 की अवेलेबिलिटी रहेगी। ठीक है, आप इसको ऐसे ऐसे ट्रीट करिए कि जब आप 3 नंबर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप 1 बाय 1 कर रहे हो। ओके, तो तीनों नंबर एक साथ नहीं आप 1 बाय 1 कर रहे हो। जब मैंने मान लो पहला नंबर सिलेक्ट करा, तो सिलेक्ट करके मैंने मान लो है ना 2 नंबर आ गया, तो जो पहले नंबर की वैल्यू तो मुझे मिल गई। जब मैं दूसरा नंबर सिलेक्ट करने जाऊंगा तो वहां पे 2 की अवेलेबिलिटी फिर से बची रहेगी। ठीक है, तो टोटल केसेस तो क्या होगा, n क्यूब हो जाएगा ना। फर्स्ट नंबर के सिलेक्शन के लिए भी n वेज हो जाएंगे, सेकंड के सिलेक्शन के लिए भी n वेज, थर्ड के सिलेक्शन के भी n वेज, है ना। अगम अब हो जाएगा? यस हो जाएगा। हाँ जी, 15 तक और किसी को कोई डाउट है क्या? तो 15 सर 15। 15 में क्या है? Probability of choosing an integer k out of 2m numbers integers is inversely proportional to k की पावर 4। तो probability of k is inversely proportional to 1 by k की पावर 4, है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैं इसको क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ k इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स k बाय, राइट। तो अब 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय k की सॉरी लैम्डा बाय 1 की पावर 4 आ जाएगी। 2 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लैम्डा बाय 2 की पावर 4, ऐसे करके 3 के लिए भी सबके लिए लिख देंगे। और इन सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल सम क्या होगा, क्या होगा? 1। ये सारी टोटल प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होनी है। तो ये एक रिलेशन हमारे पास है। अब हमने इसके बेसिस पे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन नंबर इज ऑड। इसका मतलब क्या हुआ, अब ऑड नंबर के सिलेक्शन के तरीके तो क्या हुए कि अगर 1 नंबर सिलेक्ट किया होता तो उसकी हेल्प से भी ऑड नंबर सिलेक्ट हो सकता है, अगर 3 के सिलेक्शन से भी, 5 के सिलेक्शन से भी। तो मतलब मुझे किस चीज की वैल्यू पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ऐसे करके सारे के सारे ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी का टोटल सम क्या आएगा, लैम्डा टाइम 1 बाय 1 की पावर 4, 1 बाय 3 की पावर 4, 1 बाय 5 की पावर 4, ऐसे करके सारे के सारे ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सारे के सारे इवन नंबर्स में एक बार ऐड कर लूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो जो ऐड करूंगा उससे तो ये वाला पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बन जाएगी।
और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स 1/2 की पावर 4, 1/4 की पावर 4, 1/6 की पावर 4, ऐसे करके 1/2m की पावर 4। क्या इतना समझ में आ रहा है? अब इसमें 2 की पावर 4 कॉमन लेके 1/16 बन जाएगा, ये 1/4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 टिल 1/m की पावर 4। अब बेटा ये चीज बताइए मुझे कि देखो लैम्डा टाइम्स 1 की पावर 4 से लेके 2m की पावर 4 का टोटल सम ये 1 है। तो अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं, ये तो 1 से छोटा ही होगा ना। 1 से लेके 2m, जब आप सारे नंबरों का सम कर रहे हो तब आपकी वैल्यू 1 आ रही है। तो जब उसमें कुछ कम नंबर कम कर दिए तब तो सम फिर 1 से कम हो जाएगा ना। यस सर। तो जब ये 1 से कम हो गया, अब क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो मैं अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर इसकी जगह 1 डाल दूं तो मतलब मैंने हाईएस्ट नंबर डाल दिया। तो सब्ट्रैक्शन में हाईएस्ट नंबर डालोगे तो वो लोएस्ट वैल्यू देगा, है ना, प्रोबेबिलिटी की। तो जो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी इसे 1 माइनस 1/16 से, दैट मीन्स 15/16। क्या ये समझ में आया? ठीक। और इसी क्वेश्चन को करने का ना एक दूसरा तरीका भी है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है, लेकिन वो इस सेंस में इजी है कि आपके ऑप्शन कैसे दिए हैं। जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं ना, उस हिसाब से अगर आप सेकंड वाला मेथड भी लगा लेंगे तो भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ और ज्यादा वैल्यूज दी होती तो फिर हमें फिर फर्स्ट मेथड ही हमारे पास रहता। चलिए पहले देख लेते हैं सेकंड मेथड क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आपका लैम्डा अपॉन 1 की पावर 4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आपका लैम्डा बाय 2 की पावर 4 है। क्या मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से ज्यादा बोल सकता हूं? क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से ज्यादा बोल सकता हूं? क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 को प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 से ज्यादा बोल सकता हूं? ऐसे करके हर एक ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं उसके अगले वाले इवन नंबर से ज्यादा बोल सकता हूँ, राइट। तो अब मैं इनका टोटल सम करूंगा तो टोटल सम से क्या बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से लेके जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम ग्रेटर होगा हर एक इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी के सम से। अब दोनों तरफ क्या करो, सारे के सारे ऑड नंबर्स ऐड कर दो। तो जब सारे के सारे ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, ये डबल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 1 से लेके 2m तक सारे नंबर आ जाएंगे। और 1 से लेके 2m तक सारे नंबर आने का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ से फिर ये 2 डिवाइड करके हमें यहाँ से ये मिला। हाँ जी, क्या ये सोल्यूशन समझ में आया है? यस सर। अब मैं डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन आपको दोनों में से कोई एक मेथड आपको ऑप्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसे उसके हिसाब से अगर आप सेकंड ऑप्शन भी कर लेंगे, सेकंड मेथड भी ऑप्ट कर लेंगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि हमें हाफ या 1/3 से ग्रेटर लेस के बारे में ही बात करनी है तो वो इससे बन जा रही है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भी ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी मतलब जो ऑप्शन है वो ग्रेटर देन 3/4, ग्रेटर देन 4/5, है ना, 0.8 या 0.9 इनसे ज्यादा है या इनसे कम होगा, वो सब ऑप्शन ऐसे उस फॉर्म में दिए गए हैं, फिर आपके लिए सेकंड वाला मेथड तो लगेगा नहीं। आपने ये तो कह दिया 0.5 से ज्यादा होगा, लेकिन 0.5 से कितना ज्यादा होगा इसके बारे में भी कुछ भी नहीं आइडिया है ना। तो उस केस में हमारे लिए ज्यादा बेटर फिर मेथड कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, जिसमें हम लोग 15/16 से भी ज्यादा बोल पा रहे हैं। और 15/16 की वैल्यू आप
है ना, कैलकुलेट करके देख सकते हो, तकरीबन है ना 0.93 के आसपास रहेगी, 0.94 से जस्ट छोटी। तो अगर आपको ऑप्शन में कहीं ग्रेटर देन 0.9 या लेस देन 0.9 लिखा हुआ है तो आप उसमें से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे रहा है। आगे चलते हैं बेटा, 20 तक कोई डाउट? सर जो 12th क्वेश्चन था वो मेरा रह गया है, पर वो बता सकते हो प्लीज? 12th रह गया है, ओके। सर इसमें ना मैं मेथड ये लगा रहा था कि वो जो होता है ना हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 2n के बराबर और एम्प्टी बॉक्स इज नॉट अलाउड वाला। बिल्कुल बिल्कुल वही लगाना है बेटा। सर उसके बाद ये फिर लगाना है। मल्टीनॉमियल लगाना पड़ेगा ना फिर? देखिए एक ऑप्शन बिल्कुल मल्टीनोमियल है और दूसरा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरे मेथड से अगर आप करने जाए करके करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। मल्टीनोमियल है थोड़ा टफ पड़ेगा। दोनों ऑप्शन दोनों मेथड एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला मेथड तो फेवरेबल तो सॉरी टोटल तो सीधी सीधी बात है, एन क्यूब होगा, है ना। टोटल में तो यस कोई सर। दिक्कत नहीं होगी। फेवरेबल की बात करते हैं। तो फेवरेबल में हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये जो एन नंबर्स हैं, इन एन नंबर में से 3 नंबर सिलेक्ट करके इसमें रेपिटेशन अलाउड है, तो उनका टोटल सम 2n होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है, तो उनका सम 2n है, ठीक। और इनमें x, y और z के लिए कंडीशंस ये हैं कि भाई ये 1 से लेके n तक हो सकता है, ठीक। तो पहला मेथड यहाँ पे क्या बन रहा है कि आप इसमें लगा दीजिए मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा कि भी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें देखिए x जो पहला वेरिएबल x है उसके लिए आपको एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1, x की पावर 2, 3 से लेके n। y के लिए भी जब सेम ही लिमिट्स है तो उनके लिए भी सेम ही एक्सपेंशन आएगा। z की भी लिमिट सेम है 1 से लेके n, तो उनके लिए भी सेम एक्सपेंशन आएगा। तो मैं सीधा सीधा इसका क्यूब कर देता हूँ, राइट। यस सर। तो अब इसको इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। तो पहला मेथड तो मल्टीनोमियल थ्योरम है ही, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। उसकी बजाय हम लोग एक दूसरा मेथड ऑप्ट करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, हम लोग क्या करेंगे ना, स्मॉल x को n माइनस कैपिटल x से रिप्लेस करेंगे, स्मॉल y को n माइनस कैपिटल y से रिप्लेस करेंगे, स्मॉल z को n माइनस कैपिटल z से रिप्लेस करेंगे। उससे होगा क्या, जब मैं इन सबकी ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा तो ये 3n माइनस कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z 2n के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z n के बराबर आ जाएगा। तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें अब हमारे लिए कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z के लिए क्या कंडीशन होगी। देखिए कैपिटल एक्स हमारा क्या है, n माइनस स्मॉल एक्स है ना। तो स्मॉल एक्स की वैल्यूज आपके लिए 1 से लेके n तक है। तो जब आप x की सबसे छोटी वैल्यू 1 डालेंगे तो कैपिटल एक्स की मैक्सिमम वैल्यू n माइनस 1। जब आप स्मॉल एक्स की मैक्सिमम वैल्यू n डाल देंगे तो कैपिटल एक्स के लिए उसकी मिनिमम वैल्यू 0 बन जाएगी। तो यहाँ से हमने ये जो रिलेशन हमने बनाया है उससे हमने कंडीशंस भी बना ली कि कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड के क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास ये कंडीशन ना होती, देखिए अपर लिमिट यहाँ पे n माइनस 1 है, अगर ये अपर लिमिट ना होती फिर तो हमारा आंसर क्या होता, n प्लस 2c2। यस सर। तो टोटल केसेस तो n प्लस 2c2 होते अगर अपर लिमिट ना होती। अब क्योंकि अपर लिमिट है तो अपर लिमिट के होने की वजह से कौन सा केस एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है इसमें, सिर्फ 3 केसेस। यस सर, जब एक एक एन आ जाए। जब कैपिटल एक्स एन हो जाएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड दोनों 0 0 हो जाएंगे, वो एक केस। यस जब सर। कैपिटल वाई आपका एन हो जाएगा बाकी दोनों 0, जब कैपिटल जेड आपका एन हो जाएगा बाकी दोनों। तो सिर्फ वो 3 केसेस ही एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं।
तो इस कंडीशन के बाहर, ठीक है। तो ये आपका फेवरेबल है, टोटल आपका। यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी, 20 तक कोई डाउट है क्या? 25 तक? सर 17th वाले में है, एक मिनट 17? हाँ जी बताइए। सर। ये वाला क्वेश्चन नेगेशन लेके सॉल्व हो गया था मेरे से, लेकिन अगर हम वैसे सोचें कि 3C1 इंटू 5C1 बाय 6C2, इससे गलत आंसर क्यों आ रहा है? कि कोई एक नंबर 1 2 3 में आप क्या कह रहे हो? 3C1 इंटू 5C1 बाय 6C2। इसमें कुछ केसेस आपके एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। कौन से वाले सर? आपने क्या बोला? 3C1 इंटू 5C, है ना? मैं फेवरेबल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, एक केस आपका बनेगा अच्छा कि सर, जो आपने 1 2 और 2 और 1, ऐसा केस? मतलब 3C1 में आपने 1 सिलेक्ट किया और 5C1 में आपने 2 सिलेक्ट कर दिया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 3C1 में आपने 2 सिलेक्ट किया और 5C1 में आपने 1 सिलेक्ट ओके सर, अब हो जाएगा, ठीक है सर। किया। एप्लीकेशन हाँ जी, 25 तक और कोई डाउट है क्या? 30 तक? सर 24 में था। बताइए। बोलिए बोलिए। सर हुआ नहीं था ये बोला मुझसे। ओके, हुआ नहीं। The bag contains P white and Q black balls. Two players A and B alternately draw a ball from the bag and replacing the ball each time after the draw till one of them draws a white ball and wins the game. A wins a game. A begins a game if the probability of A winning the game is 3 times the probability of B. The ratio P by Q is. देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए जिसमें कि इनफाइनाइट जीपी बन के आती है। और प्रोबेबिलिटी में अगर है ना, इनफाइनाइट जीपी के ऊपर भी क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी आया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे करना होता है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो ए किस तरीके से जीत सकता है, किस तरीके से जीत सकता है? सिचुएशन ये है कि सबसे पहले ए, है ना, ए ने गेम चालू किया है जिसमें क्या बोला जा रहा है कि वाइट बॉल, और उसमें एक बॉल बाहर निकालनी है। और जीतना किसको बोला जाएगा कि जब वो जो बॉल आपने एक बाहर निकाली है वो एक वाइट बॉल है, उसको जीतना बोला जाएगा, ठीक है। तो ए किस तरीके से जीत सकता है? ए किस तरीके से जीत सकता है कि अगर वो सबसे पहला जो ड्रॉ है ना, सबसे पहली बार वो बॉल निकाल ले और वही वाइट निकल जाए, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P अपॉन P प्लस Q। यस ठीक, सर। ये तो पहला तरीका हो गया जिसमें वो फर्स्ट ड्रॉ में ही वो जीत जाएगा। सेट, और क्या तरीका हो सकता है? और क्या तरीका हो सकता है पी के जीतने का? कि जब उसने
फर्स्ट टाइम बॉल बाहर निकाला वो एक ब्लैक निकल के आया। फिर बी की टर्न आएगी, जब बी ने एक बॉल बाहर निकाला तो वो उसने भी ब्लैक बॉल बाहर निकाल लिया, ठीक। और फिर वापस से ए की टर्न आएगी, तो ए ने जब बॉल बाहर निकाला तो वो वाइट निकल गया। तो ये एक तरीका हुआ कि ए के जीतने का। तो फर्स्ट ट्रायल में ए हार जाए, दैट इज क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। फिर बी की टर्न आएगी, वो भी हार जाए, फिर ए की टर्न आएगी और वो जीत जाए। ये सेकंड तरीका हो गया ए के जीतने का। फिर और क्या तरीका है जी, कि फर्स्ट ट्रायल पे ए हारे, फिर बी की टर्न आएगी वो भी हार जाए, फिर ए की सेकंड टर्न आएगी वो उसमें भी हार जाए, फिर बी की सेकंड टर्न आएगी वो भी हार जाए, फिर ए की थर्ड टर्न आएगी उसमें वो जीते। तो आप देख रहे हो कि हर बार ये जो एक पर्सन हारता है तो उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी क्यू बाई पी प्लस क्यू है। तो क्या मैं इसमें 4 बार हारना है, 2 बार ए को हारना है, 2 बार बी को हारना है, तो क्यू बाई पी प्लस क्यू की पावर 4 डाल देता हूँ, है ना। यस सर। तो फिर ए जीतेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये एक इनफाइनाइट जीबी बन जाएगी बेटा। ओके सर, कर लूंगा मैं सर। तो यहाँ से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको निकल जाएगी, फिर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल लेनी है, और फिर वहां से ये रेशियो आपको दिया ही गया है कि 3:1 है, तो वहां से आपको पी और क्यू का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो ये इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 30 तक और कोई डाउट? सर 30 में क्या है कि सेट ए जो है उसमें n एलिमेंट्स हैं, उसमें कुछ वैल्यूज तो दे नहीं रखी, तो हम लोग अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि ये n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस सेट एक से मुझे एक सबसेट p बनाना है, एक सबसेट q बनाना है। और देखिए जो आपकी सेकेंड लाइन दी गई है ना, रिटर्निंग एलिमेंट ऑफ p, इसका मतलब क्या है कि भी देखिए प्रोसेस कैसे चल रहा था कि सेट ए आपको दिया गया है, उससे हमने एक सबसेट p बना लिया, और सबसेट p बनाया तो p के एलिमेंट्स चलो वहां पे तो है, साथ साथ में मैंने वही p के एलिमेंट दोबारा से a में दोबारा से रख दिए हैं, अब वहां से सबसेट q बना रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट रिटर्निंग एलिमेंट्स ऑफ p, ये स्टेटमेंट देने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि सबसेट p बनाने के लिए n एलिमेंट्स अवेलेबल थे, तो सबसेट q बनाने के लिए भी हमारे पास n के n एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जो सबसेट p में एलिमेंट यूज हो चुके हैं वो वहीं के वहीं स्टे कर गए और फिर q के लिए बाकी बचे हुए एलिमेंट्स की ही अवेलेबिलिटी रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रिटर्निंग एलिमेंट्स ऑफ p का मतलब यही है सिर्फ, ठीक है, कि p को बनाने के लिए भी हमारे पास n अवेलेबिलिटी, q के लिए भी हमारे पास n के n ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्रोच करेंगे और उसके पहले तो टोटल केसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए एलिमेंट 1 जो होगा उसके लिए टोटल कितने ऑप्शंस खुलेंगे, वो अकेला सबसेट क्यू में चला जाए, एक ऑप्शन ये रहेगा, अकेला सबसेट क्यू में चला जाए वो एक ऑप्शन रहेगा, वो दोनों में चला जाए ये एक ऑप्शन रहेगा, वो कहीं ना जाए ये एक ऑप्शन रहेगा। तो एलिमेंट 1 के लिए बेटा 4 ऑप्शन खुलेंगे। सिमिलरली एलिमेंट 2 के लिए भी यही 4 ऑप्शन खुले होंगे। तो जब टोटल की बात आएगी तो टोटल तो आपके पास हो गया 4 की पावर n। बात समझ में आई? यस सर। अब फेवरेबल की बात करते हैं। फेवरेबल क्या है कि p एंड q हैव नो कॉमन एलिमेंट। तो जब कोई कॉमन एलिमेंट होना नहीं चाहिए तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब मैं 1 के
को अप्रोच करता हूं तो 1 के लिए क्या क्या ऑप्शंस खुले होंगे? वो अकेला P में चला जाए, अकेला Q में चला जाए या कहीं ना जाए, ये ऑप्शन खुले होंगे, बोथ वाला ऑप्शन खत्म हो जाए। क्योंकि अगर वो दोनों में चला गया फिर उसे वो है ना इंटरसेक्शन से कॉमन एलिमेंट बन जाए। तो फेवरेबल के लिए हर एक एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे, तो टोटल केसेस क्या हो जाएंगे, 3 की पावर n हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 3/4 की पावर। ओके, यस सर, आगे सर। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन आपको दिया ही गया है, इसमें मैं हल्का सा एक ऐड ऑन करता हूँ क्वेश्चन में कि फाइंड द, सारा का सारा क्वेश्चन वही है, बस एंड में मैं चीज लाइन चेंज कर रहा हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट P and Q have exactly 2 elements from। ये चीज आप ट्राई करके देखिए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन की बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट वही है और सिर्फ इसमें एक हल्का सा चेंज है, नो कॉमन एलिमेंट की बजाय एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स कॉमन। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े तो क्या होगी, बताइए सॉल्व। सर NC2 into 3 raised to power n minus 2 upon 4 raised to power n। ओके, देखते हैं बेटा क्या करिए। बाकी लोगों का क्या आंसर आया है? हाँ जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी बताइए। बस एक मिनट। तो मैं तो ये आ रहा है n-1 into 4 की पावर n-1 by n plus 1। ओके, n-1 ब्रैकेट से बाहर निकाल रखा है। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। तो जो आंसर है वो है जी NC2 into 3 की पावर n minus 2 अपॉन 4 की पावर। यस सर, यही है करने का तरीका क्या? सर। 2 को सिलेक्ट कर लिया, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन, बाकी के पास 3 ऑप्शन। कि जब एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स कॉमन चाहिए तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, n में से किसी 2 का सिलेक्शन करेंगे। ये जो 1 2 3 से लेके n एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें से किसी 2 का सिलेक्शन कर दीजिए। मान लीजिए मैंने 3 and 4 इनका सिलेक्शन कर लिया कि मुझे इन दोनों एलिमेंट्स को कॉमन बनाना है दोनों में,
पी और क्यू दोनों में कॉमन बनाना है। ठीक है, तो पहले तो NC2 की किन दो एलिमेंट्स को आप कॉमन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स का मैंने सिलेक्शन कर लिया, तो वो NC2 से हो सकता है। तो सिलेक्शन के बाद अब हमारे पास ऑप्शंस क्या बचे। देखिए, ये जो दो एलिमेंट सिलेक्टेड है उनके लिए तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा। 3 के लिए भी एक ही ऑप्शन रहेगा कि भाई वो दोनों में डालना पड़ेगा, है ना, पी और क्यू दोनों में डालना पड़ेगा। अकेला पी अकेला क्यू या नागर वाला केस हमारे पास बचेगा नहीं। सिमिलरली 4 के लिए भी वही बात रहेगी। लेकिन जो बाकी n-2 एलिमेंट्स बचे हुए हैं उन सबके लिए हमारे पास फेवरेबल केसेस क्या होंगे। तीन ऑप्शंस खुले होंगे, उनमें कोई भी किसी, है ना, दोनों में नहीं जाना चाहिए। अकेला पी में चला जाए, अकेला क्यू में चला जाए, या कहीं ना गया चलेगा। तो उन सब के लिए 3 ऑप्शंस खुले हैं, तो 3 की पावर n-2 अपॉन फेवरेबल तो बेटा 4 की पावर n। क्या ये बात क्लियर है? आई थिंक ये एग्जैक्टली 2 वाला अगर क्वेश्चन बन गया है तो उसको जब सॉल्व कर लिया तो एग्जैक्टली 3 एग्जैक्टली 4 वाले क्वेश्चन भी हो ही जाएंगे अब तो, है ना। यस सर। हाँ जी, सबको समझ में आया ना ये सोल्यूशन। चलिए बेटा आगे चलते हैं। 35 तक बताइए क्या डाउट है। 40 तक, 40 तक कोई डाउट? 45 तक अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है? कोई डाउट नहीं है ना 45 तक? नो सर। 50 तक? सर 50 में ए एंड बी अगर साइमल्टेनियसली, वो ए इंटरसेक्शन बी है ना? हाँ, ए इंटरसेक्शन भी है, साइमल्टेनियसली का मतलब भी। इसमें ना 50th में आई थिंक आंसर की गड़बड़ है, वो 1.2 दिया है लेकिन आंसर 0.8 आएगा, है ना। हाँ जी सर, यस सर। 0.8 आ रहा है। अदरवाइज 50 तो सॉल्व करना बहुत ही इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। ना तो उसी से कैसे बन रहा है। चलिए, हाँ जी, 55 तक और कोई डाउट? 55 तक डाउट? 60 तक? 60 तक कोई डाउट पेंडिंग है? सर मेरा एक 39 रह गया वो। तो इतना लेट बोल रहे हो बेटा। 3 6 faced pair dices are thrown together, probably that the sum of the numbers appearing on the dice is k. ठीक है, टोटल केसेस तो सीधा सीधा क्या है, टोटल केसेस क्या है? 216। यस सर। तीनों डाइसेस पे कुछ भी आ जाए, है ना। अब फेवरेबल की बात करते हैं, तो फेवरेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट डाइस है उस पे x नंबर आ रहा है, सेकंड पे y आ रहा है, थर्ड पे z आ रहा है, और इनका सम k के बराबर है। और इनके लिए हमारे पास बाउंडेशंस क्या है? बाउंडेशन है जी कि x 6 y से z लेके की वैल्यूज 1 से लेके 6 तक हो सकती है। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो जो k के ऊपर हमें कंडीशन दी है कि k 3 से लेके 8 तक हो सकता है, तो जब k हमारा 3 से लेके 8 तक हो सकता है, तो k की इन वैल्यूज के लिए हम लोग इन्हें मतलब फुल लिमिट मान सकते हैं। हम लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अपर लिमिट दी गई है। रीजन बीइंग कि भी x और y जब मिनिमम 1 वैल्यू लेंगे तब z अपने मैक्सिमम वैल्यू 6 ले सकता है, और विच इज पॉसिबल।
तो इस क्वेश्चन में जब आप इसको सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालेंगे विच इज k+2c2, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें मान सकते हो कि हमारे पास कोई अपर लिमिट है नहीं, या फिर भले ही इसको ऐसा समझ लो कि भाई x को कैपिटल X+1 बना लो, y को कैपिटल Y+1 बना लो, z को कैपिटल Z+1 बना लो। तो यहाँ से कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z इक्वल्स टू k-3 हो जाएगा। और सॉरी, इधर है ना k+2 नहीं लिखना था, वो 1 था, है ना, सर k-1 होना चाहिए। k-1 था ना, क्योंकि 1 से चालू है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया जिसमें आपके कैपिटल x की वैल्यू, आपके कैपिटल Z y की वैल्यू, कैपिटल Z की वैल्यू आपकी 0 से लेके 5 तक हो सकती है, और कि आपका 3 से लेके 8 तक है तो k मतलब 0 से लेके 5 तक, मतलब फुल लिमिट माना जा सकता है। अच्छा यस सर। तो फेवरेबल आपका k-1 c, ठीक है। यस सर। सर एक मेरा पुराना क्वेश्चन रह गया 27, बता दोगे एक बार? ट्वेंटी सेवन में क्या है बता? देखिए आपको बोला है प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज्ड x years will die in a year is p। एक पर्सन जिसकी एज है ना x years है, तो उसका विद इन ए ईयर है ना डाई की जो प्रोबेबिलिटी है, मरने की प्रोबेबिलिटी है, वो p है। और फिर बोला गया है कि फिर n पर्सन हैं जिन सबकी एज x years है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल डाई एंड A1 विल बी द फर्स्ट टू डाई। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले तो बेटा मुझे इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर देखिए एटलीस्ट 1% डाई, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने का बेटर तरीका क्या रहेगा? 1 माइनस p की पावर n। ठीक, तो 1 माइनस, ये जो 1 माइनस पी है, ये क्या बता रहा है कि एक वो जो पर्सन आपको दिया गया है वो ना मरे, है ना, उसके ना मरने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। तो जो n के n पर्सन है, अगर उनमें से कोई भी ना मरे तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी की पावर n हो जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस पी की पावर n, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई कि एक भी पर्सन नहीं मर रहा, तो उसको अगर हमने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 1% डाई। कितना क्लियर? यस सर। तो ये तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट 1% डाई। अब आपको क्वेश्चन में फर्दर आगे क्या दिया हुआ है कि है ना, इसमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। मतलब इसमें एक और कंडीशन दे दी है कि भी A1 शुड बी द फर्स्ट वन टू डाई। तो बेटा ये जो n पर्संस हैं, ये तो सारे के सारे इक्वली लाइकली है ना, इनके ऊपर आपस में तो कोई कंडीशन नहीं दिया होगा ना कि भाई A1 पहले मरेगा A2 के रिस्पेक्ट में, या A3 पहले मरेगा, है ना, उनमें आपस में तो कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ। तो सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं कि भी है ना, कोई भी पहले है ना मर सकता है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसको n से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई है? बात समझ में आया है? सर ये n से डिवाइड करने वाला नहीं थोड़ा समझ आया। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि A1 इज द फर्स्ट वन टू डाई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी x मान लेते हैं। A2 विल बी द फर्स्ट टू डाई, उसकी प्रोबेबिलिटी भी x मान लेते हैं। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो x होगी ना, मान नहीं रहे, मतलब A1 की x माना था तो A2 की भी तो x ही होगा ना, A3 की भी x ही होगा। तो ये
इन पर्सन्स में कोई कंडीशन तो नहीं दिया होगा ना, तो हर एक पर्सन के फर्स्ट होने की जो कंडीशन है वो है ना, प्रोबेबिलिटी है वो बराबर रहे। ओके, हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो अगर A1 के फर्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी x है, A2 के फर्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी x है, A3 के फर्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी x है, तो सबका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? nx। तो वो nx इसके बराबर होगा, इसके बराबर। ओके सर। ठीक है, इसमें हम लोग कोई ऐसा नहीं सोच के चल रहे हैं कि भी कोई दो लोग एक साथ मर सकते हैं ना, वो वाली कंडीशन सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग ये जो इवेंट्स है A1, A2, A3, ये सारे के सारे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान के चल रहे हैं। ओके, उसमें हम लोग ज्यादा इतना कुछ सोच नहीं रहे कि भी दो लोग बराबर जैसे है ना सेम टाइम पे होगा, वो सब मान के नहीं चल रहे, तो सीधा सीधा डिवाइड बाय n हो जाएगा। और अगर बराबर वे से मान के भी चलेंगे ना, तो सारी की सारी कंडीशंस एक जैसी हैं, तो उस वजह से अल्टीमेटली जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसका डिवाइड बाय n ही आना है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। और कोई डाउट पेंडिंग है क्या 60 तक? हाँ जी, 60 तक और कोई डाउट पेंडिंग है क्या? तो मल्टी करेक्ट किया है या नहीं किया है? नहीं करा। ओके। तो हम लोग जो कल 3D के बारे में बात कर रहे थे, वो 3D वाली थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, राइट? लाइन के बारे में बात कर लिया था, लाइन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारी चीजें हमने कर ली हैं। और अब आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं प्लेन के बारे में। सबसे पहले तो प्लेन की बेसिक इक्वेशन, ये एक सरफेस की इक्वेशन होता है, और जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रहता है जी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। मतलब x में कॉफिशिएंट होगा, y की पावर 1, x की पावर 1, z की पावर 1, उनके कुछ कॉफिशिएंट्स रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो भी प्लेन की इक्वेशन आएगी वो ऐसी बन के आएगी। ठीक है, तो इसमें जैसा कि है ना, अब अगर मैं मान लेता हूँ कि x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 दिया है, तो ये भी एक प्लेन बन जाता है ना। कॉफिशिएंट ऑफ y अगर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फिर ये प्लेन कैसे हुआ। उसके लिए तो तीन टर्म x y z तीनों होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉफिशिएंट ऑफ y आप उसे 0 बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मिस्टेक कई बार हम लोग कर जाते हैं कि दो ही टर्म है, या x प्लस वाई अगर लिख दिया जाए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख दिया, चलो z से फिर भी हमें चलो शायद याद आ जाता होगा, लेकिन अगर x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है, तो क्वेश्चन अगर 2D का चल रहा है फिर तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 लाइन रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये 3D का चल रहा है, तब यही x प्लस वाई इक्वल टू 7 प्लेन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन, वो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े हैं जी। कि भी प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है। उसमें क्वेश्चन में था क्या, आपको 3 पॉइंट्स दिए गए थे, उन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, और फिर फर्दर एक और चौथा पॉइंट दिया गया था, उस
उस पॉइंट का उस प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स इसका यूज होता है और इक्वेशन आता है। ठीक है, तो प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ये आपको आना चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि अगर कोई प्लेन है उसके तीनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शंस दिए हुए हैं, ये मान लो a0 0 है, ये 0, b0 है जी, ये 0, 0 0 c है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x by a, y by b, z by c, है ना। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था क्या कि प्लेन के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको मतलब बोला गया था कि इन तीनों अगर ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी हैं तो ये जो एबीसी से ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आपको दिया गया, सेंट्रॉइड दिया गया। जब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दे दिया गया है तो क्या उसके बेसिस पे आप ये सारे के सारे ए बी सी तीनों पॉइंट्स निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। मान लीजिए है ना, सेंट्रॉइड की वैल्यू 1 -2 0 है, तो फिर ये ए क्या होगा, a plus 0 plus 0 by 3, b 0 plus b plus 0 by 3, 0 plus 0 plus c by 3, यही तो g बन के आएगा ना, इसको राइट। तो सेंट्रॉइड देने से क्या हो रहा है कि आपको तीनों पॉइंट्स मिल जा रहे हैं और फिर इन तीनों पॉइंट्स का कुछ शायद प्लेन की इक्वेशन ही निकालने को बोला था, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इन तीनों पॉइंट्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए और फिर उसकी हेल्प से जो भी क्वेश्चन आगे प्रोसीड करने को दिया गया है वो कैलकुलेट कर लेना है आपने। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था शायद प्लेन की इक्वेशन ही निकालना था। आई थिंक जब ये तीनों पॉइंट पता लग गए तो प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी, जब ए बी सी आ गए है ना, तो प्लेन की इक्वेशन तो ये बन जाएगी, राइट। और ये तो एक बात हो गया जो कि लास्ट ईयर पूछा गया है, प्लेन की इक्वेशन। दूसरा चीज ये भी पूछा हो सकता है कि इस पॉइंट का ओरिजिन मान के अब ये ओ ए बी सी ये एक टेट्राहेड्रन बना लेते हैं। अब इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा बेटा, 1/6 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। वेक्टर ए क्या होना है जी, अगर चलो यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे तो वेक्टर ए तो ये वाला हो जाएगा ना, अकेला आई कैप वाला। वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये अकेला ये वाला। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तीनों वेक्टर आप निकाल लीजिए और उनका एसटी भी निकाल लीजिए। बात समझ में आया? क्या सीधा सीधा अगर मैं आपको इनका फॉर्मूला बताऊं तो सीधा सीधा बेटा क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू एबीसी हो जाएगा। फॉर्मूला ये बन जाएगा सीधा सीधा, अल्टीमेट रिजल्ट यही आना है। या फिर ये बोला जा सकता है कि भाई इन तीनों साइड्स को अब की हेल्प से एक क्यूबॉइड बना लिया या पैरेललोपाइड। अल्टीमेटली बना क्यूबॉइड ही है क्योंकि तीनों के तीनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो उसको डायरेक्ट फॉर्म में क्यूबॉइड बोला जा सकता है। अगर कोई थोड़ा सा फिर भी ये कहना चाहे कि पैरेललोपाइड बनाते हैं, वो जानबूझ के वो है ना आपको खुद से इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि आपस में परपेंडिकुलर है, आपसे खुद से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप खुद ही सोचिए क्यूबॉइड ही बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या हो जाएगा, एबीसी। जो मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूं तो ये रिजल्ट है ना, भले कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मारना चाहते हो तो मार सकते हो लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से बना सकते हो, ऐसे कोई है नहीं इसमें टफ वाली। समझ में आया है?
चलिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जी। अब नेक्स्ट फॉर्म, the equation of a plane passing through a point, एक प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है। क्या आप ये प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो? देखिए थ्योरी पढ़ते वक्त तो हमने है ना प्रॉपर वे से इसको समझा था कि भाई प्लेन में एक आर वेक्टर एज्यूम कर लीजिए, फिर आर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए एन के साथ, तो वो 0 के बराबर होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने थ्योरी पढ़ी थी। लेकिन अब क्योंकि आपने है ना काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो अब है ना आप सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो कि जब मुझे नॉर्मल वेक्टर पता चल गया है, मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि भाई आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 कैप नॉर्मल वेक्टर है, तो डेफिनेटली प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू सम लैम्डा। के नॉर्मल वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो x y z के कोएफिशिएंट्स बन जाते हैं। इस इक्वेशन को यूज करके भी यही आना है। लेकिन अब पढ़ रहे हैं कि भी कोएफिशिएंट ऑफ x y z उसके नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको डायरेक्टली यूज करके हम लोग प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं और बस कांस्टेंट को फिलहाल लैम्डा लिख देते हैं और वो लैम्डा निकालने के लिए पॉइंट का यूज कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन। ये पूछा जा सकता है। तो मोटी मोटी बात ये है बेटा, जितने भी हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन पढ़ा है वो सारे के सारे फॉर्म्स आपको आने चाहिए। और उनमें जैसा मैंने आपको है ना क्लास के दौरान तब भी बताया था कि सब में है ना मतलब मैंने हो सकता है सारे के सारे पॉसिबल फॉर्म्स ना पढ़ाए हूँ, इसके अलावा भी जितने पढ़ाए हैं उसके अलावा भी कुछ कुछ और फॉर्म्स बन सकते हैं। लेकिन सबको करने के लिए कॉमन चीज यही है कि आप या तो ये करें कि कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर बनाएं, जिसमें एक वेक्टर प्लेन के अलोंग होगा, एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और डेफिनेटली एक वेक्टर आपका वेरिएबल वेक्टर होना चाहिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में, है ना। तो एक वेक्टर आपका प्लेन के अंदर, एक वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, मतलब किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो करके आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जिस प्लेन की इक्वेशन आप निकालना चाहते हैं उस प्लेन के ही अंदर आप तीन वेक्टर्स बनाएं और उन तीनों वेक्टर्स को कोप्लेनर बनाने की कंडीशन लगाएं। दैट मीन्स उनका एसटीपी जीरो कर दें। तो ये जितनी भी फॉर्म्स हैं सारी की सारी फॉर्म्स अल्टीमेटली एक ही चीज, इन दो चीज को है ना रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो आप किसी तीन वेक्टर को उसी प्लेन के अंदर लेके आप उनका एसटीपी जीरो बनाए, या फिर एक एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, एक वेक्टर प्लेन के अंदर और उनका डॉट प्रोडक्ट आप जीरो करें। ठीक है, तो सारे के सारे फॉर्म्स आपको आने चाहिए। इसमें जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है ना पूछा गया है उसमें है ना दो लाइंस, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके अंदर ये दोनों लाइनें कंटेन कर रही हैं। इस फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है भी। ठीक, या एक पॉइंट, ये तो टू लाइंस कंटेन की बात आ गई। एक पॉइंट एंड ए लाइन, इसको कंटेन करने वाला प्लेन की इक्वेशन निकालना भी आया हुआ है लास्ट ईयर। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ उसकी इक्वेशन निकालनी पड़े, इक्वेशन निकाल के फर्दर उसका यूज हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात यही आ रही है कि इक्वेशन निकालना आना चाहिए। तो जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे फॉर्म्स आपको लगाने आने चाहिए। ठीक है,
पैरेलल प्लेन्स वाली कंडीशन आप जैसे जानते हो, कोएफिशिएंट XYZ वो सब सेम है ना, सिर्फ कांस्टेंट को बदलना है। तो नेक्स्ट है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इसकी इक्वेशन निकालना आता है आपको? हाँ जी, ये लाइन कॉमन लाइन निकालना आता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया है, ये दोनों प्लेन्स की इक्वेशन मान लीजिए x1y v1y c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 है, ये a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 है। तो आप क्या करेंगे, आप फिलहाल z को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके आप दोनों के z वाले टर्म्स को आप राइट हैंड साइड में ही शिफ्ट कर दो। दोनों के z वाले टर्म्स और कांस्टेंट वाले टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर दो, और फिर वहां से आप क्या करो, x को भी z के टर्म्स में निकालो और y को भी z के टर्म्स में निकालो, और वापस से फिर उसका उल्टा कर दो, मतलब z को x के टर्म्स में बना लो और z को आप y के टर्म्स में बना लो, और इन तीनों को बराबर करो। तो इस तरीके से लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो लाइन की इक्वेशन निकालना आना चाहिए। और इसके ऊपर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइंस के बीच में एंगल पूछा गया था, उसमें एक लाइन तो आपको सीधे तरीके से दी हुई थी, लाइक जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा देखे, और उसमें एक z वाला टर्म अलग से दिया गया था, मान लो इस टाइप से। तो एक लाइन ऐसी दी गई थी और दूसरी लाइन आपको इस फॉर्म में दी थी, लाइक दिस। इस टाइप। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना। तो ये जो दोनों लाइंस की इक्वेशन थी, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना देके, फर्स्ट में तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड है लेकिन पूरा का पूरा नहीं है, सेकंड तो आपके दो प्लेन के इंटरसेक्शन के फॉर्म में दी हुई है लाइन। तो आपको दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन लाइन आपको निकालना आना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो निकालना आना चाहिए। तो ये इक्वेशन था। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स का भी यूज था इक्वेशन में। आपको तीन प्लेन्स को प्लेनर, सॉरी आपको बोला था कि तीन प्लेन्स हैं और वो तीनों प्लेन्स एक कॉमन लाइन से पास कर रहे हैं। तीन प्लेन्स हैं और वो कॉमन लाइन से पास कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप हमेशा याद रखिए, अगर तीन प्लेन्स एक कॉमन लाइन से पास कर रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन्स है। तो उसमें था क्या, मतलब आपको प्लेन की इक्वेशन दो की तो प्रॉपर वे में दे रखी थी, लाइक दिस, मतलब अगेन है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे याद नहीं है, लेकिन तीसरे प्लेन की जो इक्वेशन है उसमें कुछ वेरिएबल थे, अल्फा बीटा टाइप से कुछ कुछ वेरिएबल। तो आपने ये कुछ वेरिएबल्स ही निकालने थे, आपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू ही निकालनी थी। तो और बोला गया था कि ये तीनों प्लेन्स क्या है, कॉमन लाइन से पास कर रहे हैं। तो कॉमन लाइन से पास कर रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, आप इन दोनों प्लेन्स का फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन बना सकते हैं। और फिर इस, तो ये एनी रैंडम लाइन है, सॉरी एनी रैंडम प्लेन है जो कि इन दोनों
लाइन के साथ कॉमन बना रहा है, और ये भी एक तीसरा प्लेन है, तो ये प्लेन भी क्या होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा। तो आपने इसको इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दिया सीधे, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशो, वाई के कोएफिशिएंट का रेशो, जेड के कोएफिशिएंट का रेशो एंड कांस्टेंट का रेशो, ये सब बराबर कर दीजिएगा। समझ में आया है? हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट हमने एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये भी हमने बात किया हुआ है। तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लीजिए, तो वही एंगल दोनों प्लेन्स के बीच का होगा। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, ये भी हमने बात किया हुआ है ना, तो इनके तो फॉर्मूले हैं हमारे पास, सीधा सीधा वो लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर हमने बात किया है जी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, जिसमें हमने इमेज का कंसेप्ट भी किया है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी किया है। तो ये वाला कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको एक पॉइंट आपको दिया गया है, प्लेन की इक्वेशन दी गई है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, जो 2D में फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला है जी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए पी के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए एक्स वाई जेड कर लेते हैं, तो प्लेन की इक्वेशन, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होगी, और मान लीजिए इमेज के कोऑर्डिनेट्स अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा बाय, प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी, जेड माइनस गामा अपॉन सी इक्वल्स टू माइनस ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पढ़ा है। यस सर। सिमिलरली इमेज में क्या होता है, इसका डबल हो जाता है ना, बाकी सारा कुछ सेम रहता है, राइट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला जी, ठीक। फिर इसी के बेसिस पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स के ऊपर कोई क्वेश्चन तो मैंने खैर नहीं देखा, लेकिन मतलब आने को आगे आ सकता है, ठीक है। और जो लास्ट चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है जी इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन, इसके ऊपर भी एक काफी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन रहता है, लास्ट ईयर भी उसके ऊपर आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, आपको एक पॉइंट दिया गया है, आपको बोला गया है इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालिए मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। मान लीजिए पॉइंट आपको 3,0,-1 दिया हुआ है, ये प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, और आपको बोला गया है जी कि इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालिए मेजर्ड अलोंग द लाइन। मान लीजिए लाइन आपको दिया गया है ये वाली, ये काफी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ये भी है ना पूछा जाता है, फिर भी आया है इसकी। तो इस टाइप का क्वेश्चन करना जानते हो कैसे करना है?
देखिए मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेनी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उसमें पॉइंट, देखिए इस लाइन की इक्वेशन में 0.030 दिया है, तो आप क्या करते हो, पॉइंट को बदल देते हो। उसमें पॉइंट कौन सा रख देना होता है, पी वाला रख देना। लेकिन जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो डायरेक्शन रेशियो से रिप्रेजेंट करती है, तो मेजर्ड अलोंग दिस मतलब कि उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। तो सबसे पहले तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकालते हो, और उसको निकालने के लिए पॉइंट तो ये पी वाला यूज कर लेते हो, डायरेक्शन आप ये वाली यूज कर लेते हो, तो इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाती है। और जब इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई, ये प्लेन की इक्वेशन पता है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसको लैम्डा के बराबर करके x को भी लैम्डा के टर्म में, y को भी लैम्डा के टर्म में, z को भी लैम्डा के टर्म में निकाल के इस प्लेन की इक्वेशन पुट कर देंगे। पहले लैम्डा आ जाएगा, फिर वहां से जब लैम्डा आ गया तो वहां से x y z सारे के सारे पॉइंट आ गए। दैट मींस एक क्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां पे ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी। फिर दोनों p और q के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इसे निकाल देंगे। तो ये भी एक काफी कॉमन सा क्वेश्चन रहता है। ठीक, अब इसमें क्लास के दौरान हमने एक दो बातें और पढ़ी हैं लाइन एंड प्लेन के बारे में। खैर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट नॉलेज के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। मेंस में नहीं लेकिन एटलीस्ट एडवांस के लिए तो जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको प्लेन एक दिया गया है, एक लाइन आपको दी गई है, तो कैसे पता करेंगे ये जो लाइन है ये प्लेन ये आपस में पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, कैसे पता करेंगे? पैरेलल के लिए क्या होगा? हाँ जी, क्लास में पढ़ा है ना हमने, पैरेलल के लिए क्या होगा कि लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। 0। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन आर परपेंडिकुलर। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या है कि जो लाइन में पॉइंट एक मिल रहा होगा आपको, वो पॉइंट प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रहा होगा। पॉइंट ऑन लाइन डज नॉट लाई इन प्लेन। अगर ये दो कंडीशन होल्ड करेंगी तो उससे मैं ये बोल सकता हूं कि लाइन प्लेन के पैरेलल है। लाइन प्लेन के साथ कोइंसाइड कर रही है, मतलब लाइन प्लेन के अंदर है, ये कैसे पता लगेगा? एक तो पहले वाली कंडीशन तो सेम ही रहेगी, जो लाइन का डायरेक्शन होगा और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। पहली चीज तो सेम ही रहेगी। दूसरी क्या बन जाएगी? पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट ऑन लाइन लाइज ऑन प्लेन। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि लाइन और प्लेन कोइंसाइड कर रहे हैं, और एक लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो वो कैसे पता लगेगा? डायरेक्शन वेक्टर ऑफ नॉट परपेंडिकुलर नॉर्मल होना चाहिए। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन is not perpendicular to the normal vector of plane। तो इस तरीके से हमें इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग ये जान सकते हैं कि लाइन और एक प्लेन में क्या आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो खैर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मैंने मेंस में तो नहीं देखा है, तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आना चाहिए। और ऐसा कोई है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा टफ है, कुछ अलग से है,
बड़े इजीली हम लोग इसको रिलेट भी कर पा रहे हैं। और हमने जो हमने एंगल बाइसेक्टर की बात करी थी प्लेन्स में, उसके ऊपर बेटा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, तो एंगल बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट आप भले स्किप कर लीजिए, अदरवाइज आप उससे सीधा सीधा रिजल्ट याद रखिए। कल की क्लास में मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया था कि अगर आपको वो वाली चीज़ें याद नहीं रहती है तो आप एंगल की हेल्प से आप ये जान सकते हो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज कौन सा होगा। लेकिन उसमें जो हमने एक दो पॉइंट्स और पढ़े हैं, लाइक ओरिजिन कंटेनिंग या ये पॉइंट कंटेनिंग, तो वो उसके लिए तो फिर आपको वो रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक। इसके बाद में एंड में हमने कुछ कुछ स्फीयर के बारे में बात भी करी थी, लेकिन स्फीयर का कोई यूज़ नहीं है, आपको स्फीयर को भले ही छोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हर एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज के ऊपर। और अभी तो ये है कि भाई उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसके ऊपर आया नहीं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जितनी भी फॉर्म्स है सारी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो जितनी फॉर्म्स है उन फॉर्म्स में से है ना 4-5 के ऊपर क्वेश्चन तो जरूर आ जाएंगे, 4-5 फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाएंगे। हाँ, उसमें जरूरी नहीं है कि फॉर्म अप्लाई करके सीधा सीधा आपसे यही पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऐसा नहीं। वो प्लेन की इक्वेशन निकाल के फिर फर्दर उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का एप्लीकेशन, फॉर्म्स ऑफ प्लेन का एप्लीकेशन, ठीक है ना, तो वो हो सकता है। फॉर्म सबको सारी की सारी पता हो, पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला, इमेज का कंसेप्ट। कल की क्लास में मैंने आपको एक एक चीज बताया था कि भी एक पॉइंट आपको दिया था, एक दूसरा पॉइंट दिया था, मतलब उसका इमेज दिया था और प्लेन की इक्वेशन निकालना था। कल कल की क्लास में किया था ना हमने, तो वो चीज होती है, क्वेश्चन में पूछी जाती है। और और ये वाला जो लाइन, एक लाइन और प्लेन का मेजर्ड अलोंग वाला जो कंसेप्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन, ये वाला कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होता ही होता है, ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। ये सारी चीजें हैं जी। अब इसमें बताइए 3D में कोई चीज आपकी छूट गई है या कुछ बताने वाली है तो बोलिए। सर वो जो आप अभी कह रहे थे कि पॉइंट और इमेज और प्लेन निकालना है, वो तो वो कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट पता है, ये इमेज वाला पॉइंट पता है, ये दोनों पता है, ठीक है। आपका काम है ये प्लेन की इक्वेशन निकालना। कैसे निकालेंगे? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर तो यही हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। और प्लेन पास किससे करेंगे? अच्छा, मिड पॉइंट से। ठीक है ना, तो हाँ नॉर्मल जी, वेक्टर पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, तो वहां से प्लेन की इक्वेशन निकल जाती है। यस फॉर्म सर। ऑफ लेना पड़ा है हमने। सर वो था उसमें डिस्टेंस मेजर अलोंग लाइन वाला, उसके अंदर हमने ओरिजिनल इक्वेशन में हम लैम्डा पुट कर देते हैं, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो इक्वेशन होती है वो कई बार पैरेलल होती है। ये क्वेश्चन में मेजर्ड अलोंग या फिर मेजर्ड पैरेलल ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है। तो मान लीजिए पॉइंट आपका ये, ठीक है, यहाँ पे दिया P पॉइंट, लेकिन जो लाइन आपको दी गई है वो लाइन इक्वेशन इस तरीके से है कि वो P से नहीं पास कर, जो गिवन लाइन की इक्वेशन है वो तो ऐसे है इधर है, लेकिन आपने तो इसके अलोंग चल के ये वाला पॉइंट निकालना होगा ना। अच्छा ओके सर। अगर आप ये ओरिजिनल का के साथ प्लेन का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा आपको। तो बिना सोचे समझे, आप ज्यादा मत उसमें सोचिए, बिना सोचे समझे आप पॉइंट ये वाला उठा लीजिए, लाइन की इक्वेशन अपने हिसाब से बना लीजिए। तो गिवन लाइन के डायरेक्शन वेक्टर है वो वही लेके पॉइंट ये वाला उठा लीजिए।
आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी कि भाई लाइन उसे पास कर रहा है नहीं कर रहा है, वो डेफिनेटली आपका रिक्वायर्ड मल्टीमीटर है। ठीक है, ओके सर। ये जो चीज की जो गलती है ना, जो अभी आप पूछ रहे हो, क्लास के दौरान भी मुझे याद आ रहा है कि आपने करा है। क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया था, लेकिन क्लास के दौरान में भी आपने यही गलती करी थी और पॉइंट आपने फिर वो वाला निकाल दिया, तो उसके आंसर तो लगाएंगे। ओके, और कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। अच्छा, आज आपका टेस्ट है प्रोबेबिलिटी का 3 to 4, सही है। सर एक क्वेश्चन था उसका सर्कुलर परमुटेशन का। उसके अंदर मान लो कि अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके गैप्स में हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को रखना है, उसके परमुटेशन बताओगे सर एक बार आप। सर्कुलर में है 5 ऑब्जेक्ट हैं जी, और इनको यहाँ पे बिठा दिया। 5 ऑब्जेक्ट मान लो ए बी सी डी हैं, तो ए बी सी डी इनको बिठा दिया है, तो इनको रीअरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल। तो बाकी बची हुई जो पोजीशंस है, ये उनके गैप क्रिएट हो गए हैं। तो इन गैप्स में से कोई 3 गैप हमने सिलेक्ट कर लेने हैं, और कोई 3 गैप सिलेक्ट करके इनको फिल करना है। तो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा इसमें। ओके सर। इसमें ना मुझे एक चीज याद आ रही है कि जो मैंने आपको पीएनसी में एक पेपर दिया था, पेपर में एक क्वेश्चन में गलती है, आंसर में गलती है, जो शायद आपने देखा होगा। उसमें 5 मेल्स और 2 फीमेल्स का क्वेश्चन था एक। उसका सही आंसर 480 आना है, लेकिन जो आंसर की शायद आपको मिली होगी उसमें वो 600 वाला आंसर सही टिक किया हुआ है, तो ये गलत है। तो कहीं इस क्वेश्चन से तो नहीं याद आया आपको? सर एक्चुअली मैंने टेस्ट दिया नहीं जैसे बोला ना, मेरे को तो उसमें याद। ऐसा ही करना था कि भाई आपको है ना, कंडीशन ये थी कि 5 मेल्स एंड 2 फीमेल्स को एक सर्कल में एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाना है, और उसमें कंडीशन ये है कि दोनों जो फीमेल्स है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो उसको अगर आप गैप मेथड की हेल्प से करना चाहेंगे तो पहले तो यही बोलेंगे कि हाँ जी, जो 5 मेल्स हैं उनको इसमें बिठा लिया है, तो उसकी अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो गए, उसकी अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो गए। और जो बाकी के 5 गैप बच गए हैं, इन पांचों गैप्स में से पहले किसी 2 गैप्स का सिलेक्शन कर लेना है, और उसमें 2 फैक्टोरियल फीमेल्स को आपस में रीअरेंज करके उनके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, तो 480 हो जाएगा। नेगेशन से भी करेंगे तो भी 480 आना है, कि दोनों फीमेल्स को एक साथ कर लिया और टोटल में से बोथ फीमेल्स टुगेदर का ये सब स्टार्ट कर 480 आएगा। ये सर उसका 600 दिया हुआ आंसर की में। ओके सर। तो एक तो आज का टेस्ट है 3 to 4 है ना, वो सबको पता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि हमने अब वेक्टर 3D पूरा कंप्लीट कर लिए, अब हमारा रिवीजन का टॉपिक सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री रह गया है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीक एक कॉमन क्लास रख लेंगे, बाकी टाइम टेबल क्या आता है फिर उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में उस चीज को हम लोग करेंगे, ओके। ओके बेटा, सर एक थैंक यू। एलसीबी का भी टेस्ट ले लेना, वो वीक है थोड़ा सा। अभी तो आपके फुल टेस्ट ही चालू हो जाएंगे, टाइम कब निकालेंगे आप? मतलब मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सर करना है शाम को कर सकते हैं हम, ऐसे 8 से 9 हो गया ऐसे। नहीं, मतलब मुझे लेने में प्रॉब्लम नहीं है। टाइम भी चलो आप लोग कर तो लोगे, लेकिन यही है कि भी सेल्फ स्टडी तो हैम्पर नहीं होगी ना जब आपके फुल टेस्ट हो जाएंगे, उसको अलग से दे पाओगे ना।
ऐसा ना हो कि भी मैं टेस्ट तो ले रहा हूँ फिर एक एक या दो ही बच्चे आ रहे हैं उसमें।